नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब इस बयान की चोट जहां है वहां है, इसे सभी समझते हैं। मैं उसमें कुछ नया नहीं जोड़ूंगा, लेकिन ये बयान एक दूसरी वजह से बहुत बड़ा हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सितंबर में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी आदित्यनाथ का बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी का यह बयान बहुत गहरे तक जनमानस को संदेश देकर के आया है। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का कहना कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसका अर्थ क्या है? चलिए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यह है, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के विचार और विचार प्रवाह दोनों पर सहमति दी है। इसका अर्थ यह भी है, योगी आदित्यनाथ शार्प पॉलिटिकल मैसेजिंग करने में सक्षम हैं और अग्रणी भी हैं। इसका अर्थ यह भी है कि योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद शुरू होने वाली बीजेपी नेताओं की लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। इसका कुछ और अर्थ भी है। अर्थ यह है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की विचारधारा के नए ध्वजवाहक बनने की ओर अग्रसर हैं। मतलब नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो गई है और उस प्रक्रिया में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे खड़े हैं। जून 2024 में जब लोकसभा का रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले सेटबैक के बाद बीजेपी का अपना पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर के हुई। एक और योगी आदित्यनाथ के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने एक नई लकीर खींची। उन्होंने कहा, सरकार से बड़ा संगठन, इसे योगी पर अटैक माना गया और यह माना गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी दे रहा है और इसका आकलन मीडिया से लेकर नेता तक सबने निकाला और सभी अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगे। और सबसे ज्यादा राय तो अखिलेश यादव ने बना ली। अखिलेश यादव ने तो यहां तक एज्यूम कर लिया कि योगी को अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ सकती है। उन्होंने नाम भी दे दिया, भारतीय जोगी पार्टी। लेकिन इधर योगी की स्थिति न सिर्फ अडिग रही, केशव प्रसाद मौर्य के तेवर शांत हुए, बल्कि योगी के एक्शन और बयानों ने ऐसा धमाल मचाया, ऐसा डेंट मारा कि दिल्ली की राजनीति करने का कॉन्फिडेंस पा चुके अखिलेश यादव को वापस उत्तर प्रदेश पर फोकस करना पड़ रहा है। जो वो इजी मान रहे थे, वो चीजें गायब हो चुकी हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चैलेंज दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं योगी शासन के कुछ नाजुक मौकों को बताता हूं, जिसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि योगी की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था अगस्त 2017 में, जब गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक ही रात में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत से 60 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। उंगली योगी पर थी, योगी प्रशासन पर थी। मीडिया और अपोजिशन का हीरो अस्पताल का एक डॉक्टर कफील खान था। पूरी तरह सेकुलरिज्म फिक्स था, एकदम शानदार था, बड़ा अच्छा रेसिपी तैयार हुई थी।
लेकिन राज्य सरकार या यूं कहें कि योगी की नजर में खलनायक कफील खान ही था और अस्पताल के कुछ अन्य लोग थे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता का नतीजा थी और लंबे समय से चली आ रही थी। और अचानक योगी के समय में ये सारी चीजें हो गई जब उन्होंने अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले सत्ता संभाली थी। अब कफील खान बर्खास्त किया जा चुका है अपनी सर्विस से, हालांकि उसकी ये बर्खास्तगी सब जुडिस है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल नहीं सिस्टम के स्तर पर बात करूं तो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता को लेकर के योगी की सोच गलत नहीं थी और योगी ने ऐसे ही लूप होल्स पर एक्शन लिया है और यूपी के शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की है और आज वो एक मजबूत मुख्यमंत्री की सोच को बनाए रखने में सफल हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ का दम है कि जहां गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस बच्चों का यमराज बन चुकी थी, आज वो छू मंतर हो चुकी है, क्योंकि योगी का शासन और प्रशासन मुस्तैद है। योगी का दूसरा नाजुक मौका आया जब 2021 में कोविड की दूसरी लहर में मौतें हो रही थी, पूरे देश में मौतें हो रही थी और यूपी भी उससे अछूता नहीं था। खुद योगी आदित्यनाथ कोविड के शिकार हो गए, लेकिन याद कीजिए कोविड से रिकवरी के बाद योगी ने कैसे एक एक जिले में जाकर के कोविड मैनेजमेंट को खुद अपने हाथों में लिया और नाजुक स्थिति से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला, सख्त प्रशासक की छवि का झंडा गाड़ दिया। अब योगी का एक और नाजुक मौका बताता हूं। 2022 में जब यूपी का चुनाव होने वाला था तब भी बीजेपी में ही योगी विरोधी 3 ताल बैठाने लगे, अपनी तिकड़म बैठाने लगे। इसमें केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे थे, लेकिन चुनाव के पहले ही मोदी का संदेश मास्टर स्ट्रोक था जब उन्होंने योगी के कंधे पर अपना हाथ रखने वाली तस्वीर जारी की। और आप सभी जानते हैं कि चौथा नाजुक मौका, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, 2024 के लोकसभा के नतीजों के बाद का है। लेकिन उसमें हुआ क्या है, कैसे योगी अंडर अटैक थे, फिर अचानक से वो इन स्थितियों से बाहर निकल आ चुके हैं। तो इसका सबक और संदेश क्या है? इसका सबक और संदेश ये है कि योगी आदित्यनाथ ने संकटों के ऊपर विजय पाई है और वो विजय उनको नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की योग्यता देती है। और अब तो नरेंद्र मोदी ने योगी के ही विचार प्रवाह को स्वीकार कर खुद भी इस पर मुहर लगा दी है और इस तरह से योगी के विचार को नरेंद्र मोदी ने अपना करके ये बताया है कि बीजेपी चरैवैती वाली पार्टी है। बीजेपी की विचारधारा एक जगह थमी हुई नहीं है, कम से कम नेतृत्व के स्तर पर। एक नया विचार अगर अगला जनरेशन का नेता रखता है, उस विचार प्रवाह को जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आगे बढ़ाता है। और ये चीज हम कोई आज से नहीं देख रहे हैं, ये चीज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से देख रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व का जो दर्शन दिया, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। फिर दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता आए जिन्होंने एकात्म मानववाद का संदेश दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया, लाल कृष्ण आडवाणी का दौर आया और इसके बाद अब नरेंद्र मोदी का दौर आया है। और नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ नए दौर की कथा लिखने को तैयार दिखते हैं। और यही अंतर है बीजेपी में और अन्य दलों में। आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस में क्या, कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं कि नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव से सोनिया से राहुल। सिर्फ उनमें विचार प्रवाह भी नया नहीं है, विचार प्रवाह भी एक नई
व्यवस्था का सूत्रपात करता हुआ नहीं दिखता या विचारधारा को ही एक नए परिप्रेक्ष्य में रखने की क्षमता दिलाता हुआ नहीं दिखता। यही बीजेपी की स्ट्रेंथ है कि बीजेपी एक नए पीढ़ी को, उसके विचारों को अपने आप में समेटती हुई, जीती हुई और अपने आप को रीइन्वेंट करती हुई आगे बढ़ती है। और यही उसकी विचारधारा की, उनके पार्टी स्ट्रक्चर की, उनके कार्य करने की संस्कृति की और उनके अपने आप को समय के साथ, समय की धारा के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम रखती है। वहीं इसके उलट कांग्रेस एक जड़मान की तरह विचारधारा पर, परिवार पर एक तरह स्टिक दिखती है। और इसीलिए जब हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर पाते हैं तो अंतर यहां पर भी है। इसीलिए बीजेपी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वंशज आगे नहीं बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के वंशज आगे नहीं बढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के वंशज आगे नहीं बढ़ते हैं, और नरेंद्र मोदी के भी उनके चाचा, फूफा, मामा के बच्चे, उनकी भतीजियां, वो आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। कौन दिखेगा? योगी आदित्यनाथ जैसे नेता दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से पूरा एक पूरा जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, वो परिस्थितियां योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद दूसरी पीढ़ी के, अगली पीढ़ी के नेताओं में सबसे आगे खड़ी करती हैं। और ये चीज बीजेपी की पूंजी है। मुझे लगता है कि कम से कम अपने विरोधियों से भी हर एक दल को सीखना चाहिए, और शायद ये चीज कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो सीखें, और वो सीखेंगे तो हमारा भारतीय लोकतंत्र थोड़ा और मजबूत होगा, इसकी क्षमता और बढ़ेगी। अगर कोई बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है तो ठीक है, उसकी अपनी विचारधारा में ही एक नवजीवन कैसे आ सकता है, उस नवजीवन को संजोने वाला, उसको नए विचार प्रवाह, नए शब्दों के साथ, फ्रेश आइडियाज के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए शब्दों के साथ गढ़ने और जनता के बीच में उस भाषा को कम्युनिकेट करने में सक्षम होने वाला नेता चाहिए। और वो नेता किसी भी विचारधारा में होगा तो वो अपनी पार्टी को मजबूत करेगा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की सुखद स्थिति का आकलन है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे इस वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं, आपका विरोध है मेरे विचारों से या सहमति या असहमति जो भी है, आप उस पर अपनी बात रखिए। और आपकी बातों से अगर कोई नया विचार विमर्श निकलता है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी भला होगा, हमारे अन्य दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भला होगा, और यही तो लोकतंत्र है। मैं आपको भारतीय राजनीति और भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति से जुड़े हुए मसलों पर ऐसी ही एनालिसिस देता रहूंगा। आपको खबरें बहुत जगह मिल जाएंगी, सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन एक नए एंगल के साथ, एक महीन रेखा को पकड़ करके, उस महीन रेखा के तई जो बहुत सारी बातें छिपी होती हैं, उन छिपी हुई बातों को आप तक समझाने का प्रयास है, और उस प्रयास में आप मेरे साथ जुड़ें, यही इसी अपेक्षा के साथ
आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।